कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट में ही हम आगे पढ़ रहे हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हम अंदर देयर आर 5 थिंग्स दैट वी नीड टू स्टडी। फर्स्ट इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड EIPOs। हम इन सब के बारे में अब इन डेप्थ पढ़ते हैं कि व्हाट आर ऑफर टू प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर ऑफर टू सेल एंड एवरी अदर थिंग। सबसे पहले आते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें जानने के लिए आपको जरूरी है कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में कि प्रोस्पेक्टस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट अ कंपनी हैज टू प्रिपेयर व्हाइल कंपनी इज इनवाइटिंग द जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है? सोचो क्या होता है प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक ऐसा बुकलेट होता है जिससे कंपनी लोगों को इनवाइट करती है। ठीक है, आप लोग कभी अगर कार के शोरूम में गए हो तो आपने गाड़ी के ब्रोशर्स देखे होंगे जिसमें वो गाड़ी के अलग अलग फीचर्स बताते हैं, दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करते हैं। वैसा ही होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब एक ऐसा बुकलेट होता है कंपनी का जिसमें कंपनी ने अपने प्रीवियस प्रॉफिट्स बताए हैं, प्रीवियस डिविडेंड उन्होंने कितने डिक्लेयर किए थे ये बताए हैं, वो पैसा क्यों रेस कर रहे हैं, वो पैसा को वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली ये बेसिक डिटेल्स होती है जो इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को ताकि वो इन्वेस्ट करे कंपनी में। समझ में आ गया? अब अंदर पढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू अप्लाई फॉर इट्स सिक्योरिटीज थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यहां पे कंपनी क्या कर रही है? जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रही है टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। कैसे? थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब ये प्रोस्पेक्टस कैसे जाएगा लोगों के पास में? घर घर जाके तो देंगे नहीं, सिंपल है। आप उसके पहले एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स इन द प्राइमरी मार्केट। याद करो, प्राइमरी मार्केट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? एक ऐसा मार्केट जहां पे शेयर्स फर्स्ट टाइम ट्रेड हो रहे हैं, रिमेंबर? तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वे है ऑफ रेजिंग फंड्स। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो प्रोस्पेक्टस है वो कंपनी ने पब्लिश तो कर दिया, कंपनी ने क्या किया, उसको प्रिंट आउट भी निकाल लिया, सब कर लिया। अब वो इन्वेस्टर्स के पास में पहुंचेगा कैसे? घर घर जाके तो देंगे नहीं, तो कैसे देंगे? A prospectus makes a direct appeal to the investors to raise capital through an advertisement in newspapers and magazines. कंपनी क्या करती है? एडवर्टीजमेंट देती है। कहाँ पे? न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में। अच्छा, ये जो एडवर्टीजमेंट होगी ये क्या करेगी? डायरेक्ट अपील करेगी। किसको? इन्वेस्टर्स को। क्यों? सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन द कंपनी। सिंपल है। कंपनी ने क्या किया? प्रोस्पेक्टस बनाया, ये प्रोस्पेक्टस को न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश करा दिया। इन्वेस्टर्स जो होंगे वो रीड करेंगे और वो डायरेक्टली अपील, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे कंपनी को दैट यस आई वांट टू इन्वेस्ट। सिंपल। द इशू इज रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज। अरे यार सिंपल लॉजिक है। स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक ऐसा मार्केट जहां पे लोग मिलते हैं टू ट्रेड देयर सिक्योरिटीज, अगर कंपनी लिस्टेड ही नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे तो वो कैसे इन्वाइट कर सकती है पब्लिक को फॉर द शेयर्स? शेयर्स कब मिलेंगे आपको? जब कंपनी लिस्टेड होगी। तो सिंपल लॉजिक है, द इशू इज रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज। The content of prospectus should be in accordance with the provisions of Companies Act and SEBI guidelines. कंपनीज एक्ट ने कुछ बेसिकली ऐसे प्रोविजंस बताए हैं कि आपको ये सब चीजें तो इंक्लूड करनी है आपके प्रोस्पेक्टस में। साथ ही साथ सेबी ने भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस इशू करी है। सो प्रोस्पेक्टस में आप जो भी चीजें मेंशन करोगे वो या वो कंपनीज एक्ट और साथ साथ में सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डेंस में ही होगी। तो समझ में आ गया? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या करती है? एक प्रोस्पेक्टस को पब्लिश कराती है। कहां पे कराती है? न्यूज़पेपर या मैगजीन में। वो जो एडवर्टीजमेंट होती है वो डायरेक्ट अपील करती है इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स इन द प्राइमरी मार्केट। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट इज ऑफर फॉर सेल। ये उससे भी ज्यादा सिंपल है, सेम है। यहां पे क्या होता है? अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड टू द पब्लिक। ऑफर टू प्रोस्पेक्टस में हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी डायरेक्ट अपील कर रही है। देखो कंपनी क्या कर रही है? डायरेक्ट अपील कर रही है। बट यहां पे कंपनी डायरेक्ट अपील नहीं करती, तो कंपनी कैसे सेल करती है? दे आर फर्स्ट इशू टू इंटरमीडिएटरीज लाइक इशू हाउसेस, स्टॉक ब्रोकर्स एट अ फिक्स प्राइस। कंपनी क्या करती है? कंपनी बोलती है मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगी इन्वेस्टर्स के पास में। कंपनी क्या करती है? कंपनी चल जाती है इंटरमीडिएटरीज के पास में, ठीक है, उनको दे देती है शेयर्स एट अ फिक्स प्राइस। ठीक है,
These intermediaries in turn resell the securities to public at a higher price. कंपनी क्या करती है, इंटरमीडिएटरीज को देती है, इंटरमीडिएटरीज क्या करते हैं, फिर वो जनरल पब्लिक को ये शेयर इशू कर देते हैं एट अ हायर प्राइस. क्यों हायर प्राइस, ये भी तो कमाएंगे, सिंपल लॉजिक है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न. ठीक है, दिस मेथड सेव्स द कंपनी फ्रॉम फॉर्मेलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज डायरेक्ट टू पब्लिक. ऐसे में देखो, ऑफर फॉर सेल में कंपनी डायरेक्ट पब्लिक के पास में जा रही है, नहीं जा रही, तो इस केस में कंपनी को सारी फॉर्मेलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज से नहीं जाना पड़ता है, जो हम लोग ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में देखा था. हमने यहाँ पे हमने क्या देखा था, कंपनी को एडवर्टीजमेंट करनी है, प्रोस्पेक्टस देना है, उसके बाद में एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है. यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे कंपनी जा रही है इंटरमीडिएटरीज के पास में, एंड फिर इंटरमीडिएटरीज फाइनली सेल कर रहे हैं जनरल पब्लिक को एट अ हायर प्राइस. नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे कंपनी ने जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया है. कंपनी ने क्या किया, प्राइवेटली छुपके से कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को शेयर्स सेल कर दिए. अंडर दिस मेथड कंपनी सेल्स सिक्योरिटीज टू सम सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड इंडिविजुअल्स. कंपनी ने क्या किया, पब्लिक को इन्वाइट ही नहीं किया, चुपके से कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटीज सेल कर दी. दैट मीन्स कंपनी ने पैसे तो रेस किए, बट जनरल पब्लिक से नहीं करके कुछ इंडिविजुअल से या कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से पैसे रेस किए. ठीक है, दिस मेथड हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली एज कंपेयर टू पब्लिक इशू. ये तरीका ज्यादा क्विक होता है एज कंपेयर टू पब्लिक इशू. बताओ कैसे, ऑफ कोर्स जल्दी होगा. वहां पे आपको जनरल पब्लिक को आप शेयर्स दोगे, उसके बाद में यू विल वेट फॉर देम टू रिस्पॉन्ड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा 90% का, बहुत सारी दूसरी फॉर्मेलिटीज होगी, बहुत टाइम कंज्यूम होगा. बट यहाँ पे क्या है, कंपनी जाएगी कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में या फिर कुछ इंडिविजुअल्स के पास में, वो या तो हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे, बट इन एनी केस टाइम वेस्ट नहीं होगा. दिस इज मोर क्विकर एज कंपेयर टू पब्लिक issue. Next is, this method is also economical as it saves the various mandatory and non-mandatory expenses. ठीक है, कुछ mandatory expenses की बात करते हैं जब हम public issue कर रहे हैं, like printing of prospectus, mandatory expense है. non-mandatory expenses कौन से हो गए, advertisement. ठीक है, एक हो गया आपका mandatory expense, एक हो गया आपका non-mandatory expense. ये होता है public issue में. क्या प्राइवेट प्लेसमेंट में ये करने की जरूरत है, नहीं जरूरत. कंपनी क्यों करेगी एडवर्टीजमेंट, कोई जरूरत नहीं है. कंपनी क्या कर रही है, खुद जा रही है इन्वेस्टर्स या फिर इंडिविजुअल्स के पास में, उनके पास में कोई प्रोस्पेक्टस लेके जाएगी या एडवर्टीजमेंट लेके जाएगी, अपना दोनों ही नहीं लेके जाएगी. क्या करेगी, 1-to-1 मीटिंग करेगी. सो दिस प्राइवेट प्लेसमेंट ऑल्सो इज इकोनॉमिकल. दैट मीन्स इट सेव्स वेरियस मैंडेटरी एज वेल एज सम नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस. कंपनीज विच कैन नॉट अफोर्ड पब्लिक इशू प्रेफर प्राइवेट प्लेसमेंट. ऐसी कंपनीज जो प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, वो ऐसी कौन सी कंपनीज होती है जो पब्लिक इशू अफोर्ड नहीं कर सकती. ठीक है, जरूरी नहीं है वही कंपनीज करेगी, बट जनरली द कंपनीज विच कैन नॉट अफोर्ड पब्लिक इशू, ऐसी कंपनीज जो पब्लिक इशू को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो जाती है प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए. तो ये हो गया आपका प्राइवेट प्लेसमेंट. इसके पहले हमने दो कौन से पढ़े थे, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल. ये हो गया हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट. नेक्स्ट इज राइट इशू. अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट है. अब आप पूछोगे क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमको लॉजिक्स काम आते हैं. यहाँ पे हमको कुछ भी याद नहीं रखना है, यहाँ पे हमें लॉजिक्स काम आने वाले हैं. ठीक है, पहली लाइन आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर हम डिस्कशन करेंगे. अंडर दिस मेथड कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स to its existing shareholders. अब आप बोलोगे सर न्यू शेयर्स पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों डाला, बताता हूँ क्यों डाला. क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, इसका मतलब ये शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं. नहीं, वो शेयर्स छोड़ दो. यहाँ पे कंपनी न्यू शेयर्स ऑफर कर रही है. किसको, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. कैसे, इन प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय देम, उस रेशियो में जितने शेयर उनके पास में पहले से मौजूद थे. ठीक है, ये क्यों किया जाता है, क्या लॉजिक होता है इसके पीछे. एक एग्जांपल देता हूं आपको.
लेट्स से एक कंपनी है जिसके पास में टोटल शेयर्स थे 1000, उसमें से आपके पास में शेयर्स थे लेट्स से 100, तो आप कितने परसेंट ओनर हो गए कंपनी के? 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, दैट मीन्स यू बिकम 10% ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? टोटल शेयर्स थे कंपनी के पास में 1000, उसमें से आपके पास में है 100, तो आप कितने परसेंट ओनर हो गए? 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, आप हो गए 10% ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया? न्यू शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए। ज्यादा पैसे आएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट करेगी कंपनी, हम सबको ज्यादा पैसे मिलेंगे। बट कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर नहीं किए शेयर्स। तो आप बोलोगे सर ठीक है कोई बात नहीं, मत करने दो, मेरे को वैसे भी नहीं लेना था। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्यों जरूरी होता है ऑफर करना, वो भी उस प्रपोर्शन में जितना आपके पास में ऑलरेडी शेयर्स है। लेट्स से कंपनी ने न्यू शेयर्स मंगाए या फिर न्यू शेयर्स इशू किए वापस 1000 शेयर्स। ठीक है, पहले आपका होल्डिंग कितना था? 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, दैट इज 10%। बट अब अगर कंपनी ने न्यू शेयर्स इशू किए हैं और आपको मौका नहीं दिया, आपको पहले ऑफर नहीं किए, तो अब आपकी होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 100, दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाई यू, डिवाइडेड बाई 2000, दैट इज द टोटल शेयर्स ऑफ द कंपनी इनटू 100। तो अब आपका परसेंटेज कितना हो गया? 5%। आप पहले 10% ओनर थे कंपनी के, अब आप 5% ओनर हो गए कंपनी के। आपसे बिना पूछे आपकी होल्डिंग कोई कम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो दिस इज वाई अंडर राइट इशू अगर कंपनी कोई भी न्यू शेयर्स ऑफर करती है मार्केट में, तो पहले ये न्यू शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है इन प्रपोर्शंस ऑफ द शेयर ऑलरेडी हेल्ड बाय देम। दैट मीन्स अगर मेरे पास में 10% ओनरशिप थी कंपनी की और कंपनी ने न्यू 1000 शेयर्स इशू किए हैं, तो मुझे वो 1000 शेयर्स का भी सिर्फ 10% ऑफर होगा, दैट इज 100 शेयर्स। अगर कंपनी ने न्यू 500 शेयर्स इशू किए हैं तो मुझे कितना मिलेगा? 10%, दैट इज 50 शेयर्स। समझ में आया? तो राइट इशू अंडर दिस मेथड कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय देम. This method gives preemptive right to the existing shareholders to subscribe to new issue of shares according to the terms and conditions of the company. ये क्या राइट देता है शेयर होल्डर्स को? कि वो नए शेयर्स को इशू कर सके उस प्रपोर्शन में जितने शेयर्स उनके पास में पहले से हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज if the existing shareholders do not subscribe to the securities, that means मैं सपोज एक existing shareholder था और मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो फिर क्या होगा? दिस इशू विल बी ओपन फॉर द जनरल पब्लिक. फिर कंपनी क्या करेगी? मेरे मना किए हुए शेयर को कंपनी जनरल पब्लिक में इशू कर देगी. दैट मीन्स कंपनी ने पहले मुझे ऑफर किया, मैंने ना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? फिर ये जो पर्टिकुलर शेयर्स होंगे ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी टू परचेज. समझ में आया राइट इशू? नेक्स्ट पे जाते हैं. नेक्स्ट होता है हमारा EIPOs. EIPOs ये लास्ट इंस्ट्रूमेंट है प्राइमरी मार्केट का. अंडर दिस मेथड कंपनी इशूज कैपिटल टू पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. यहां पे कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स तो इशू कर रही है. IPOs मतलब क्या हो गया? इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी न्यू. इनिशियल मतलब न्यू होता है. तो कंपनी शेयर्स तो इशू कर रही है पब्लिक को, बट कैसे कर रही है? थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. कंपनी किसकी हेल्प ले रही है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रही है. दिस इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट इज IPO बाई कंपनी इज नोन एज EIPO. क्यों EIPO बोला जाता है इसको? एज इट मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी. कंपनी किस चीज की हेल्प ले रही है? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रही है टू मेक द इनिशियल पब्लिक ऑफर, सो इट इज कॉल्ड एज EIPOs. अंडर EIPOs the issuing company enters into an agreement with stock exchange and has to appoint SEBI registered broker to accept application and place order within the company. कंपनी को क्या करना पड़ता है? सेबी के एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ में टाई अप करना पड़ता है या फिर उसको हायर करना पड़ता है. क्यों हायर करना पड़ता है? सो दैट वो सारी चीजों का ध्यान रखे. कैसी सारी चीजें? जो लोगों ने पैसे दिए हैं उनको शेयर्स देना, पैसे रिसीव करना, उनको डिविडेंड देना, ऑल सच थिंग्स. EIPO में एक सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ में कंपनी को टाई अप करना पड़ता है जो सारे एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगा और ऑर्डर प्लेस करेगा. दैट मीन्स इनको इतना अलॉटमेंट देना है. ठीक है,
A registrar having electronic connectivity with the stock exchange is also appointed. एक ऐसे रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करना पड़ता है जिसके पास में इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी होती है. क्यों? वो रजिस्टर करेगा ना, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स को मेंटेन करेगा, वो ये देखेगा कौन से मेंबर्स को शेयर्स दिए हैं, तो वो अपना एक रजिस्टर मेंटेन करेगा. बट उसके लिए पहला रिक्विजिट क्या है कि उसके पास में इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी होनी चाहिए. Securities have to be listed on any stock exchange other than the exchange through which company has earlier offered its securities. मतलब कंपनी को मिनिमम एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है, बट वो स्टॉक एक्सचेंज वो वाला स्टॉक एक्सचेंज नहीं होना चाहिए जिसपे कंपनी पहले से लिस्टेड है. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल कंपनी लिस्टेड थी अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पे पहले से, तो अब अगर कंपनी को EIPO करना है तो कंपनी को एक और स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई करना पड़ेगा जिसपे कंपनी ऑलरेडी ट्रेड नहीं करती. लेट्स से कंपनी ऑलरेडी ट्रेड करती थी अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पे, तो अब कंपनी को कोई दूसरा स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेट्स से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सिंपल, समझ में आ गया? तो दिस वाज योर EIPO. तो इसके साथ में हम लोग ने खत्म किया हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट.